लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों 33 और 33% वेटेज नहीं रखते। 40% वेटेज होती है 10th क्लास की बायोलॉजी की। तो आपकी 10th की साइंस की जो बैकबोन है वो बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में जो सबसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जिसने अच्छी तरह से कर लिया, ये चैप्टर लंबा है, अकेला ये 2 चैप्टर्स के बराबर है। इसके बारे में हम बताएंगे, इसको कैसे करना है, इसमें क्या करना है, वो सब हम इस पूरी फिल्म में आपके साथ साथ चलते जाएंगे और बताते जाएंगे। बट एक बात याद रख लेना, आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा लेडीज फर्स्ट। इस लाइफ में एक बात याद रख लेना, 10th बायो में हर चीज़ जो हम पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्रोसेस होगा पहले प्लांट्स का, फिर एनिमल्स का। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। आओ ना, पढ़ाई को एक अलग मुकाम पे ले जाते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे ऑल से आर सेड टू बी अलाइव, कि वो जिंदा हैं। बट व्हाट इज द प्रूफ दैट समबडी इज अलाइव? द ओनली प्रूफ दैट समबडी इज अलाइव इज देयर मूवमेंट्स। एनिमल्स की मूवमेंट्स हमें दिख जाती हैं, चींटी भी चलते हुए दिख जाती है, दैट्स वाई चींटी अलाइव है। बट बच्चा कहेगा प्लांट्स की मूवमेंट कहाँ होती है? प्लांट्स तो जहाँ खड़े होते हैं वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, प्लांट्स की मूवमेंट्स भी होती हैं, माइक्रोस्कोपिकली होती हैं, स्लो होती हैं, बट होती हैं। एक छोटा प्लांट धीरे 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 ग्रो करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो और मूव, दैट इज द प्रूफ दैट दे आर अलाइव। What are the characteristics of living organisms? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दे कैन मूव इजीली। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। खाना तो चाहिए बाबा। थर्ड है अगर फूड, खाना और पानी लेंगे तो दे विल ग्रो। ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे विल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम। इसे स्टिमुलाई नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट दे विल रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंजेस। जो भी उनके आसपास हो रहा है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आसपास अच्छा हो रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आसपास बुरा हो रहा है तो बुरा रिस्पॉन्स। दे रेस्पायर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे गेट, और उस फूड वाली एनर्जी को वो यूज़ करके रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद दे एक्सक्रीट। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में खाने के बाद जो वेस्ट बचता है उस को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें से जो भी प्रोसेस इंसान नहीं करेगा, लाइफ को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। खाना भी ज़रूरी है, ग्रोथ भी ज़रूरी है, रिस्पॉन्स भी ज़रूरी है, और उसके बाद अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स का बाहर निकलना भी ज़रूरी है, और रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, और स्पीशीज़ ख़त्म तो लाइफ ख़त्म, लाइफ ख़त्म तो हम ख़त्म, तो तुम ख़त्म तो सब ख़त्म। ये याद रख लेना। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? देसी भाषा में समझते हैं, ऑल द प्रोसेसेस विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ और हैव टू डू in order to live on this planet, in order to survive on this planet, in order to grow on this planet, in order to react on this planet, and in order to reproduce on this planet. जिंदगी को जीने के लिए हर वो प्रोसेस जो करना पड़ता है, that is called life process. and मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को करने के लिए you need energy. Energy is the source by which you will perform all the activities on this अर्थ। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दे ईट। यस, गाड़ी चलनी है तो पेट्रोल चाहिए बाबा, वैसे ही इंसान या प्लांट्स या एनिमल्स को चलना है तो फूड चाहिए। तो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और उस फूड के भी पार्ट्स होते हैं। कौन सा फूड किस ऑर्गेनिज्म को किस क्वांटिटी में चाहिए, इसकी नॉलेज को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर मैं एक रनर हूँ तो मेरी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से आएगी। मैं वेट लिफ्टर हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, एनर्जी ज़्यादा चाहिए बट मसल ग्रोथ भी चाहिए, इसके लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ न्यूट्रिशन। मैं आपकी वीडियो में मैं ओवर वेट हूँ तो साफ बात है सर, आप क्योंकि ओवर वेट हो तो आपकी बॉडी को कार्ब्स
और फैट्स कम चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, मिनरल ज़्यादा चाहिए, द स्टडी या द नॉलेज ऑफ द फूड विच वी हैव टू टेक, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी चीज़ कम खानी है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन को समझ जाते हैं वो खाने को खाते तो हैं बट खाने को इंजॉय भी करते हैं और खाने को अपनी बॉडी को बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। माई शेप क्लियरली सजेस्ट दैट मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं मैं वैसा खाना नहीं खा रहा हूँ। इफ़ योर बॉडी इज़ इन शेप, इफ़ यू आर इन गुड हेल्थ स्टेट, मीन्स योर न्यूट्रिशन इज़ गुड। सो इस टॉपिक को यहीं पे समझाते हैं और आगे पढ़ते हैं कि हाउ टू गेट द फूड। प्लांट्स कैसे खाना लेंगे, एनिमल्स तो ले लेंगे, प्लांट्स कैसे खाना लेंगे, वी विल डिस्कस इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब खाने की बात हो गई, बट याद रख लेना बायोलॉजी में जो बात होगी पहले प्लांट्स की होगी फिर एनिमल्स की होगी। अब ये पेड़ है, जो प्लांट्स हैं, ये तो मूव भी नहीं कर सकते, ये बोल भी नहीं सकते, हाउ विल दे गेट देयर फूड, ये खाना कहाँ से लाएंगे? तो यही प्रकृति बोलती है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। प्लांट्स को भगवान ने दे रखी हैं ग्रीन लीव्स। इन ग्रीन लीव्स को एक आशीर्वाद है। इन ग्रीन लीव्स के अंदर होती है क्लोरोफिल। जी हाँ, क्लोरोफिल, ये इनका आशीर्वाद है। आपके अंदर और मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है बट प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट, ये जो धूप पड़ रही है इसको अपने ऊपर पड़ने देना और इस धूप की एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाना। दिस इज हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। बच्चा कहेगा धूप बोले तो लाइट, खाना बनाना बोले तो सिंथेसिस। लाइट में अगर कोई चीज बन रही है तो फोटो सिंथेसिस, ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट विद अ स्पेशल पिगमेंट इन देयर बॉडी, दैट इज क्लोरोफिल। तो देखते हैं आगे वीडियो में कहां लेके जाती है। न्यूट्रिशन, खाना सबको चाहिए, हर टाइप का खाना चाहिए। प्लांट्स की प्रॉब्लम बताई कि प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन भी बताया। तो प्लांट्स कहते हैं हम अपना खाना खुद बना लेंगे। खुद मतलब ऑटो, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्लांट्स कहते हैं क्लोरोफिल मेरे को ऊपर वाले ने दी है, सनलाइट मेरे को नेचर दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दो, आई विल मेक माई ओन फूड। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स का तो सॉर्ट आउट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स। या तो प्लांट्स को खाएंगे या उन एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस प्रकार के एनिमल्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स। मैं आप सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। बात हो रही थी प्लांट्स की, फंस गए एनिमल्स। पता चला प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या करें? एनिमल्स की हालत खराब है। तो एनिमल्स आर द वंस हु डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब हाउ, इस चीज को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। कैसे? हेट्रोट्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स हीरो होते हैं। दूसरे पैरासाइट्स, भाई साहब ये विलन होते हैं। तीसरे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, which we will discuss now. So let's move on with the chapter. Saprophytes, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड लाखों करोड़ों प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। करोड़ों किलो न्यूट्रिएंट्स खराब हो सकता है। बट यहाँ पर आते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स आर दी ऑर्गेनिजम्स जो उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उनसे अपना पेट भरते हैं और जब खुद मर जाते हैं तो उनको जितने न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में आए थे वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। अगर ये ना होते
तो डेड और डिकेइंग पार्ट्स डिकम्पोज नहीं होते, वो डिकम्पोज नहीं होते तो वो न्यूट्रिएंट्स जो इतने सारे एनिमल्स की बॉडी में था वो वापस नेचर को नहीं मिल पाता। दे आर रियल लाइफ हीरोज बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। अगले में करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते विलन वाली, जो विलन है एक्चुअल विलन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसे अंकल जो हर शाम जैसे ही आपके पापा आते हैं वो घर पे आ जाते हैं, और भाभी जी कैसे हो, पकौड़े खिला दो, चाय पिला दो, आज भाभी जी आपने वो वाली दाल उस दिन बड़ी अच्छी बनाई थी। जो सिर्फ आपके घर आते हैं अपने फायदे के लिए। सर में जूं पड़ जाना, मेरे तो सर पे बाल नहीं है, बट जिनके सर में बाल हैं और वो साफ नहीं रहते उनके सर में जूं पड़ जाती है, लाइस बोलते हैं इसे। तो वो लाइस आपकी बॉडी से खून चूसती रहती है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, मगर अपना पेट भर लेती है। जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो भी आपका खून पी जाएगा, अपना पेट भर जाएगा, मगर आपको नुकसान दे जाएगा। इस प्रकार की न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनी न्यूट्रिशन इन विच an organism feeds on the body of other organisms to derive the benefits। अपना फायदा होना चाहिए, सामने वाले का कुछ भी हो जाए। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स मिलेंगे, आंसर में उनका एग्जाम्पल मत लिखना, बट पैरासाइट्स ही हैं जिनसे तुम्हें जिंदगी में बचना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी अभी पढ़ा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। सबसे पहले वो अपना खाना ढूंढते हैं, वेयर इज द फूड, फिर उस खाने को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके जब सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाते हैं ताकि वो सेल ग्रो कर सके। खाना मिला है ना तो ग्रोथ तो दिखानी पड़ेगी। फिर वो सेल्स उस खाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर फेंकते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, especially animals, cells, they all go through this holozoic mode of nutrition. Nutrition in plants. Plants कैसे खाना खाएंगे, प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे। छोटा प्यारा सा प्लांट अपना पेट कैसे भरेगा। तो जो छोटा सा प्यारा सा प्लांट है ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का मतलब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। इस समय जो लाइट जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो इसके ऊपर पड़ रही है सनलाइट। ये तो नेचर ने काम कर दिया। अब ये इस हवा, इस एटमॉस्फेयर से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हम इसकी जड़ों में देंगे पानी। तो ये चार चीज़ें जब आपस में कंबाइन करेंगी तो कुछ बुक्स में लिखा होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन नेचर को मिल गई और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। इसको खाना पचाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो प्लांट्स के खाने का सेटलमेंट हो गया, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल गया। दिन में इतना ग्लूकोज बन जाता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को दे इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च। जी हाँ, अगर इस समय मैं इस लीफ को खोल के देखूँ या इसे मैं टेस्ट करूँ तो इसमें ग्लूकोज नहीं होगा, इसमें स्टार्च होगा। जैसे एक्स्ट्रा पैसा आपके पापा बैंक में जमा करा देते हैं, एफडी करा देते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, एसेट्स खरीद लेते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा, वैसे ही प्लांट्स भी इतने स्मार्ट होते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा खाना इनमें बना है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस समय इस प्लांट के पास एनर्जी सोर्स है तो वो स्टार्च की फॉर्म में है। जब इसे वापस एनर्जी चाहिए होगी ये स्टार्च दोबारा ग्लूकोज बन जाएगा और ये उसे यूज़ कर लेगा। दिस प्रोसेस इन विच फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स with the help of sunlight, carbon dioxide, water to form glucose and oxygen gas is called photosynthesis। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलेंगे। कोई भी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होगा दैट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो प्लांट्स का खाना बन चुका है, बट साइंस में हमेशा रीजनिंग रखना, शक करना। शक नहीं करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रिश्तों में कभी शक मत करना,
रिश्तों में शक करोगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे, बट यहाँ रिश्तों की क्लास नहीं हो रही, यहाँ साइंस की क्लास हो रही है। तो आस्क, इसके अंदर स्टार्च है भी या नहीं? हाउ विल यू प्रूव कि इसके अंदर स्टार्च है? मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला। जब भी कोई भी चीज़ जिसमें स्टार्च होता है उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी। जब मैं इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालूंगा ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, अब तक जो पढ़ा रहा था सब उल्टा कर दिया मैंने कहा इसमें स्टार्च है, अगर इसमें स्टार्च है तो आयोडीन डालने पर इसे ब्लू ब्लैक होना पड़ेगा, बट ये ब्लू ब्लैक नहीं होता। ये क्यों ब्लू ब्लैक नहीं होता ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हुए। अब बच्चा कहता है मुझे शक है कि ग्रीन लीफ के अंदर स्टार्च है ही नहीं, अगर स्टार्च होती तो जब मैंने आयोडीन डाला तो लीफ को ब्लू ब्लैक हो जाना चाहिए था, बट लीफ तो ब्लू ब्लैक हुई नहीं। मतलब सर आप जो पढ़ा रहे हो वो गलत पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं, जब हमने आयोडीन डाला स्टार्च और आयोडीन का मेल ही नहीं हुआ, बीच में आ गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने आयोडीन को स्टार्च को मिलने नहीं दिया। सो इट इज द क्लोरोफिल विच इंटरफेयर्स इन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन स्टार्च एंड आयोडीन। तो बच्चा कहेगा ग्रीन लीफ में तो क्लोरोफिल रहेगी, तो ये टेस्ट कैसे होगा? मैंने कहा हम क्लोरोफिल हटाएंगे। हाउ टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ग्रीन लीफ को लो, अल्कोहल में डालो, एक बीकर में डालो, उस बीकर को पानी में डालो, नीचे से गैस लगाओ, गैस लगेगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो अल्कोहल बॉयल करेगा, जब अल्कोहल बॉयल करेगा और उसमें जब लीफ पड़ी होगी तो उसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी, और जैसे क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी अब जो लीफ आएगी उस लीफ के ऊपर जब तुम आयोडीन डालोगे वो ब्लू ब्लैक होगी। दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट माय फ्रेंड। अब ये तो प्रूव हो गया जी प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है। स्टार्च का रोल क्या है बता चुका हूँ, वो एक्स्ट्रा फूड होता है जो प्लांट स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज़। अब रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, अब अंधेरा है चारों तरफ, इस दौरान प्लांट्स अपनी स्टार्च को रिकन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में और एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं दिन रात दिन रात दिन रात। दिस इज हाउ प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे एज वेल एज द नाइट। अब प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया, प्लांट्स ने अपना बैंक में भी खाना डाल दिया, हमने ये शो भी कर दिया कि प्लांट्स को जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए, सब कर दिया। व्हाट अबाउट अस यार, व्हाट अबाउट एनिमल्स? तो वी ऑल नो दैट ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। पहली क्लास इज हर्बीवोर्स, second class is carnivores, and the third but not least, last but not least is omnivore. herbivore घास फूस खाने वाले, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बुरा मत मानना, ये एग्जाम में मत लिख के आना, कुछ नहीं मिलेगा। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं हर्बीवोर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं आर कॉल्ड हर्बीवोर। काओ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर, गोट, डियर, ये सब हर्बीवोर है। कार्निवोर flesh eating animals, those animals which eat flesh of some other animal are called carnivore. eagle, snake, lion, ये सब कौन हो गए? carnivore. अब बात आती है omnivore की, are those organisms which eat plant as well as animal. घास फूस भी खा लेंगे, फ्लैश भी खा लेंगे, दोनों खा सकते हैं। These are called omnivores. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है human beings are omnivores, not all but some or most. और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओमनीवोर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, दैट हाउ डू दे ऑब्टेन फूड। डेंटल केरीज, यार ये बात ना लोग लाइटली ले लेते हैं। डेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, बट फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ। दांत, ये दांत का जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसके जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड इनामल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इट इज इवन हार्डर देन द बोन्स, आपकी बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है इनामल। इसका ध्यान रखना, खराब मत होने देना। इनामल के जस्ट नीचे होती है डेंटाइन। इट इज एज हार्ड एज
योर बोन्स। डेंटाइन के नीचे होती है पल्प कैविटी, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। अब हम जो खाना खाते हैं, मीठा, एसिडिक फूड, बैक्टीरियल फूड, और खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, खाना अटका रह जाता है, वो धीरे 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 हमारे एनामल को डैमेज कर देता है। तब दांतों में खड्डे हो जाते हैं, दर्द नहीं होता, कीड़ा लग गया। बट अगर और ध्यान ना दें तो वो कीड़ा धीरे 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 हमारे डेंटाइन को भी डैमेज कर देता है, और डेंटाइन के बाद वो जाता है पल्प कैविटी पे। जिस दिन वो पल्प कैविटी को टच करता है, तब उई मम्मी दांत में दर्द हो गया, कीड़ा लग गया, तब दांत का डैमेज शुरू होता है। फिर आपका रूट कैनाल होता है, वो जो होता है वो डॉक्टर बताएंगे। और आपको ये बता दूं कि दांतों की जो नर्व्स हैं वो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। इफ योर टीथ इज नॉट क्लीन, फाइन, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डेंटल केरीज से बचने का एक ही इलाज है कि खाना खाओ, खाना खाने के बाद गार्गल कर लो, सुबह भी ब्रश करो, रात को भी ब्रश करो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को ब्रश करो। टेक केयर ऑफ योर टीथ। अब बात आती है डिफरेंट स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल सबसे पहले अपना खाना ढूंढता है। वो ढूंढता है कि भैया खाना कहाँ है, खाने का क्या करे, खाना कहाँ है। वो खाने को देखता है। खाने को जब आप देखते हो तो आपके मुंह में लार टपक जाती है, सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा आ जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब ये खाना जाके डाइजेस्ट होगा। सेकंड स्टेप, जब ये खाना ब्रेक डाउन करके सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा, दैट इज डाइजेशन। वो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस अब बॉडी के एक एक सेल तक जाएंगे, दैट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, कि एक एक पार्ट तक डाइजेस्टेड फूड पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब डाइजेस्टेड फूड एक एक पार्ट तक पहुंच जाएगा, उसको फायदा मिलने लगेगा, तो योर सेल्स विल ग्रो। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, when the organisms take the benefit from the digested food। अब हर फूड आइटम में थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल भी होता है। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी तो फेंकना है भैया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड digestion and excretion। So these are the 5 steps involved in nutrition in animals। एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट was ingestion, digestion, absorption, assimilation and last but not least egestion। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बॉडी में ही रहेगा, तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। कायम चूर्ण खा लिया करो, ये ऐड कायम चूर्ण का नहीं है। फाइबर खा लिया करो, बहुत सारा सैलेड ले लिया करो, egestion का प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन। खाने का बॉडी के अंदर जाना इज कॉल्ड ingestion। The process of intake of food by the organism is called ingestion। That is step number 1। Step number 2 is digestion। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो तब तक फायदा नहीं देंगी जब तक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाती। हम खाते हैं प्रोटीन्स, वो तब तक फायदा नहीं देंगे जब तक वो अमीनो एसिड्स में नहीं कन्वर्ट हो जाते। हम खाते हैं फैट्स, वो तब तक फायदा नहीं देंगे जब तक वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हो जाते। मिनरल्स और विटामिन एज सच एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट बाकी जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जब तक वो इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो जाते, वो आपकी बॉडी में किसी काम के नहीं है। स्टेप 2 इज डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स is called digestion। It is a complex process। It takes place in stages। एकदम नहीं तुमने खाना खाया और डाइजेस्ट हो गया। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में खाना डाइजेस्ट तब होगा, भाई साहब समझना मेरी बात को, मैं दुकान में जब समोसा होगा तभी तो बिकेगा। वैसे ही खाना डाइजेस्ट कब होगा, जब उस खाने को, उस पर्टिकुलर खाने को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स अगर मेरी बॉडी में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, गाय घास खा सकती है क्योंकि गाय की बॉडी में घास को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है। मैं ह्यूमन बीइंग घास खा तो लूं, बट घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी में घास को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम नहीं है।
So the process of breakdown of food into simpler, smaller, absorbable molecules is called digestion. This is step 2 in nutrition of animals. Step number 3 is absorption. आपके पापा पैसा तो बहुत कमा रहे हैं मगर मम्मी को नहीं दे रहे, तो घर की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। आपके पापा पैसा बहुत कमा रहे हैं, मम्मी को भी दे रहे हैं, बट मम्मी आगे बच्चों को नहीं दे रही, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर रही, तो घर की डेवलपमेंट नहीं होगी। वैसे ही जो खाना डाइजेस्ट हो गया बॉडी में इन सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जब तक वो खाना एक एक ऑर्गेनिज्म, एक एक सेल तक नहीं पहुंचेगा बॉडी के, तब तक बॉडी का एक एक सेल फायदा नहीं उठा पाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ supply of digested food to each and every cell of the body is called absorption. बहुत जरूरी है बाबा। सरकार ने स्कीम तो बनाई, बट जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी वो स्कीम, तो वो स्कीम किस काम की। और अब स्कीम पहुंच गई लोगों के पास। अब आता है स्टेप नंबर 4। अगर लोगों के पास सरकार की स्कीम सही तरीके से पहुंच जाए तो लोगों में फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। तो जब खाना बॉडी के एक एक सेल तक जाएगा तो एक एक सेल अपनी अपनी ग्रोथ दिखाएगा, डेवलपमेंट दिखाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ द बॉडी शो ग्रोथ ड्यू टू द digested food utilized by them due to the proteins given to them is called assimilation. अब assimilation के बाद क्या है? खाना, कोई भी खाना 100% यूजफुल नहीं होता। हर खाने में से थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका बॉडी से बाहर जाना भी तो बहुत जरूरी है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड या वेस्ट फूड organic material from the body of a substance is called digestion. बॉडी से गंदगी का बाहर निकलना भी जरूरी है। सी योरसेल्फ, आप खाना खाते भी हो, डाइजेस्ट भी करते हो, एब्जॉर्ब भी होता है, एसिमिलेट भी होता है, और सुबह दोपहर शाम कभी ना कभी आप वॉशरूम भी जाते होगे। अगर एक बार जाते हो तो योगी, 2 बार जाते हो तो भोगी, और अगर 3 बार जाते हो या उससे ज्यादा बार जाते हो तो रोगी। गेट योर स्टमक चेक्ड कि मुझे बार बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ रहा है। हमारे एक टीचर को भी बहुत वॉशरूम जाना पड़ता था, इस चक्कर में हमने उसको ही नमस्ते कर दी। अब न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पढ़ लिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिजेशन। डायरेक्टली कूद जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। नहीं, थोड़ा रुकते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन एंड अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी ये 5 स्टेप्स फॉलो करता है। जी हाँ, एक सिंगल सेल भी ये 5 स्टेप्स करता है। तो ये देखो पहला डायग्राम। अमीबा सबसे पहले फूड को देख भी नहीं सकता, फूड को सेंस करता है। जैसे ही वो फूड को सेंस करता है, वो फूड को धीरे धीरे घेरता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के स्पेलिंग ढंग से लिख लेना। सूडोपोडिया हेल्प्स अमीबा टू इंजेस्ट फूड। अब खाना अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया, यहां एक्ट करती है एंजाइम। आराम से समझ लेना एंजाइम क्या होती है। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लिविंग होती हैं। तो एंजाइम्स होती हैं बायोकेमिकल्स। एंजाइम्स आर दोज बायोकेमिकल्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे एक एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना, तो वो आराम से बैठी रहेगी, सो जाएगी। वो तभी एक्टिव होगी जब कार्बोहाइड्रेट आएगा। कार्बोहाइड्रेट के आते ही वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगी। वैसे ही अमीबा में जैसे ही खाना एंटर कर गया, अब अमीबा पे एक्ट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करके खाने को डाइजेस्ट करती हैं। सी द डायग्राम, और खाना अब डाइजेस्ट हो गया। अमीबा क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डाइजेस्टेड फूड एक ही सेल में ट्रांसपोर्ट होना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसमें एब्जॉर्प्शन। और जब डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो बॉडी ग्रो करती है, अमीबा ग्रो करता है। इसी दौरान जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो धीरे 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 साइड से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अमीबा की बॉडी से इंजेस्ट हो जाता है। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। ये 5 डायग्राम प्लीज बना लेना। मैं नहीं कह रहा ये डायग्राम बनाने को आएंगे, ये बने बनाए डायग्राम्स आएंगे, बट इन बने बनाए डायग्राम्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा किस स्टेप में क्या हुआ। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड
इजेशन, सुडोपोडिया पूछा जा सकता है. दिस वाज डाइजेशन इन अमीबा. सो गाइस, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में भी पांचों प्रोसेस होंगे, बट वो पांचों प्रोसेस बताने से पहले मैं बोलूंगा पहले इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर लिखो. वर्ल्ड कप T20 हो रहा है, या तो ओपनिंग पे कौन आएगा? ओपनिंग पे आए रोहित और कोहली. 1 डाउन आ गया अपना गिल साहब, 2 डाउन आ गया अपना सूर्य कुमार यादव, 3 डाउन आ गया अपना श्रेयस भाई, 4 डाउन आ गया अपना पंत या जो भी विकेट कीपर ये लोग खिलाएंगे. 7वें नंबर पे आ जाएगा अपना अक्षर या जो स्पिनर होगा. 8वां 9वां 10वां 11वां. जैसे बैटिंग ऑर्डर होता है वैसे ही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इजेशन होता है. ये पांचों प्रोसेसेस होंगी तभी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होगा. सबसे पहले तसल्ली से मुझे 10, 12, 15, 20, 25 सेकंड के लिए पॉज कर दो और ये डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम बना लो 2 बार. एक बार बनाओ और एक बार उसी के ऊपर दोबारा से पेन चलाओ, दोबारा चलाओ. ये बहुत ज़रूरी है. अब सबसे पहले ओपनिंग वाला काम करेगा इंजेशन. इंजेशन है खाने को बॉडी के अंदर लेके जाना. तो सबसे पहले इंजेशन के अंदर लिखो माउथ, टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स. ये 4 लोग होते हैं जो इंजेशन में काम करते हैं. इंजेशन का काम है हम अपने हाथ से खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं टू गेट इंजेशन कंप्लीटेड. खाना मुंह के अंदर तो चला गया, बट अब जैसे ही खाना मुंह के अंदर जाता है वहाँ पे दांत खाने को फिजिकली क्रश करते हैं. जब दांत खाने को फिजिकली क्रश करते हैं उसी समय टीथ खाने को मिक्स करने में मदद करते हैं. उसी समय जैसे ही खाना मुंह के अंदर जाता है सेलिवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं सलाइवा. सलाइवा लिक्विड होता है जो खाने के साथ मिक्स करके खाने को कन्वर्ट कर देता है सेमी सॉलिड पेस्ट में. जैसे ही वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसी समय ये सलाइवा स्टार्च, जी हाँ, खाने में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसकी डाइजेशन शुरू कर देता है. इतना सब कुछ होता है माउथ के अंदर. फिजिकल डाइजेशन भी, क्रशिंग भी और केमिकल डाइजेशन भी सलाइवा के थ्रू. ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने डायग्राम ढंग से बनाया तो माउथ से होता हुआ खाना ईसोफेगस में जाता है. ईसोफेगस होती है बॉडी की सलमान खान. सलमान खान की एक्टिंग के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट सलमान खान की मसल्स तो स्ट्रांग है. बॉलीवुड में कई एक्टर्स की मसल बनाने वाला ही सलमान खान है. जो एक्टर डिप्रेशन में उसे बोल देता है हाँ पहले बॉडी बना, बाद में बात करेंगे. तो सलमान खान इज़ नोन फॉर हिज मसल्स. वैसे ईसोफेगस होता है, वो ईसोफेगस या इसको फूड पाइप भी बोलते हैं. अब खाना माउथ से जैसे ही ईसोफेगस में जाता है या खाना और क्रश किया जाता है. अगर आपने खाना मुंह के अंदर अच्छी तरह च्यू किया था तो ईसोफेगस का काम आसान हो जाता है. अगर आपने खाना ढंग से नहीं च्यू करा तो ईसोफेगस का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अब ईसोफेगस माउथ से इस खाने को लेके जाती है स्टमक तक विद हेल्प ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे इंटेस्टिनल ट्रैक में जब तक खाना बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा ये मूवमेंट चलती रहेगी. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और ईसोफेगस क्या करता है? खाने को फिजिकली डाइजेस्ट करता है. अब ध्यान से ये मैं बात बता दूं, आपने जो तीसरा ऑर्गन बनाया होगा दैट इज स्टमक. स्टमक की जो शेप होती है वो ऐसी नहीं होती जैसे मेरा हो रखा है. स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है. जे इस टाइप का ऑर्गन है. स्टमक के अंदर जैसे ही खाना जाएगा तो स्टमक के अंदर एक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट के अंदर बनता है. अगर डर लग रहा है तो पहले बता देता हूँ, स्टमक की इनर लाइनिंग में देयर इज अ लेयर ऑफ म्यूकस. म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक के ऊपर HCl का एक्शन नहीं होने देती. HCl जो होता है वो एसिड होता है. एसिड अगर स्किन पे कहीं लग गया तो ऐसा डैमेज होगा जो कभी ठीक भी नहीं हो सकता. बट स्टमक डैमेज नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस.
अब जैसे ही खाना स्टमक के अंदर गया, उसके ऊपर HCl ने एक्ट किया। HCl पहला काम क्या करता है, वो सबसे पहले खाने के अंदर कोई जर्म्स बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है। इसी वजह से गोलगप्पे खा के कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते। यही इम्यूनिटी की गेम है। तो बैक्टीरिया और फंगस, कोई भी गलत चीज़ अगर बॉडी के अंदर गई है तो HCl उसको बर्बाद कर देता है। HCl एक एसिड है। HCl जो सेकंड काम करता है, वो सलाइवा का एक्शन स्टॉप कर देता है। जो सेलेवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा मुंह के अंदर रिलीज करा था, जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया था ईसोफेगस तक, पेट के अंदर जाके सलाइवा का एक्शन स्टॉप कर देता है। तीसरा, क्योंकि खाने का मीडियम एसिडिक हो जाता है, एसिडिक सारा का सारा खाना एसिडिक बन जाता है। एसिडिक फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है अगर उसके अंदर प्रोटीन्स हो तो। एसिडिक मीडियम इज गुड फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो यहाँ पर अगर प्रोटीन्स है फूड में तो वो जल्दी डाइजेस्ट होंगे। ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना। अब पेट के अंदर अभी बड़ी परिक्रमा चलनी है। पेट के अंदर खाने को 3 घंटे तक घुमाया जाता है। 3 घंटे तक खाना पेट के अंदर घूमता रहेगा। पेट के अंदर एक और डाइजेस्टिव जूस होता है, दैट इज पेप्सिन। ये ध्यान दे लेना। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन खाने को और तोड़ता है। प्रोटीन्स जितने भी होते हैं खाने के अंदर उनको तोड़कर पेप्टोन्स बना देता है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। स्टमक में खाने को एक प्रॉपर लिक्विड बना दिया जाता है, और जब वो लिक्विड 3 से लेकर 4 घंटे तक पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट करके प्रोटीन्स को तोड़ देती है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी हाँ, डाइजेशन की सबसे बड़ी प्रक्रिया जो होती है, जो लॉन्ग प्रोसेस होती है, वो होती है फूड के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्शन, जो भी हम पढ़ते हैं। पहले इस डायग्राम को एक बार दोबारा देख लेना। अब पेट से खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंसान कहेगा वाई स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड स्मॉल, तो इसका कोई स्मॉल वॉल से मतलब नहीं है। 6.5 मीटर लंबी है। 6.5 मीटर लंबी रस्सी लेना, बहुत लंबी रस्सी होती है, इट्स क्वाइट लॉन्ग। फिर क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बट इसकी जो पाइप्स हैं वो बड़ी नैरो हैं। इसकी जो पाइप है वो बहुत नैरो होती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन अभी पार्शियल है, अभी खाने की कोई भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है, लंबी होती है। लंबी होती है इसीलिए वो घास वगैरह को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गया है स्टमक से, तो स्टमक में जो फूड था वो एसिडिक था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो एसिडिक फूड एंटर कर रहा है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड्स मिलते हैं। एक ग्लैंड होता है लिवर और एक होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जस्ट पैरेलल टू द स्टमक होता है और लिवर भी पास में ही होता है। अब लिवर का काम होता है बाइल सेक्रीट करना। लिवर एक डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है बाइल, जो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। जब लिवर बाइल सेक्रीट कर रहा होता है तो वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है। अब वो स्टोर्ड बाइल जो है वो तब यूज होता है जब खाना उसके अंदर आता है। बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर। एसिडिक का ऑपोजिट होता है बेसिक या एल्कलाइन। तो बाइल उस खाने को जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसको एसिडिक से बेसिक बना देता है। बेसिक बनाने से फायदा क्या है, बेसिक मीडियम में फैट्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। सबसे पहले बाइल एमल्सिफाइज फैट्स, फैट्स के टूटने को, द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। वो एमल्सिफाइड फैट्स अब और धीरे 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 आगे जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर रोल आ जाता है पैनक्रियाज का, जो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। जी हाँ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज जो है वो फैट्स को और तोड़ता है, अमाइलेज स्टार्च को और तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को जो स्टमक में टूटे थे और तोड़ता है। वो जो खाना स्टमक में थोड़ा डाइजेस्ट हुआ था अब वो और टूटा स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ जूसेस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज।
अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है। खाना धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद एक ऐसा जादुई जूस सेक्रीट करती हैं विच इज कॉल्ड स्यूकस एंटेरिकस। ये स्यूकस एंटेरिकस बची कुची डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। दे कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज, डाइजेशन डन। फैट्स टू फैटी एसिड्स, डाइजेशन डन। प्रोटीन्स जिनको पहले स्टमक में तोड़ा गया था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ा गया था, फाइनली इनटू अमीनो एसिड्स। सो द लास्ट पार्ट, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वहां पर जाकर फूड गेट्स डाइजेस्टेड। बट अभी भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अभी भी खाने को जो लिक्विड फॉर्म में है, डाइजेस्टेड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, अभी भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में है। लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे चप्पू होते हैं। वो उस डाइजेस्टेड फूड को ऐसे पकड़ते हैं, पकड़कर ब्लड स्ट्रीम को दे देते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आपको इंडिया में कहीं घूमना है, आप ट्रेन से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो। मगर अगर आपको बॉडी में घूमना है तो एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लाइफ पे वो जो अपना लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, बहुत सारे जो चप्पू थे उन्होंने क्या किया, फटाफट से खाने को ब्लड स्ट्रीम को दिया। दे इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, खाने को जल्दी जल्दी पास करते हैं। सेकंड, वो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर विलाय ना हो तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से थोड़ा थोड़ा लीक होकर ब्लड तक पहुंचेगा, बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड वेस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही डाइजेस्टेड फूड वेस्ट हो जाएगा, इस सारी प्रोसेस जो हमने करी थी सब खराब हो जाएगी। रोल ऑफ विलाय पूछा जाता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया ब्लड के पास, ब्लड ने उस डाइजेस्टेड फूड को अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया। एक एक सेल ने डाइजेस्टेड फूड को खाया, उससे फ़ायदा उठाया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिए, उनसे अपनी बॉडी को ग्रो करा और बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाए ताकि बॉडी की आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। सो नाउ हियर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसिमिलेशन। नाउ फूड डाइजेस्ट हो चुका है भाई साहब, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो चुका है। ब्लड की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड बॉडी के एक एक सेल तक जब पहुंच चुका है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड is transported to all parts of the body is called absorption. Now, this digested food is utilized by the cells of the body. एक एक सेल उस खाने को खाता है, उस खाने से एनर्जी लेता है, प्रोटीन से ग्रोथ लेता है और हर सेल ग्रो करता है। This process is called assimilation. Now, the every cell of the body grows into a better version of itself, reproduces more cells, and this process is called assimilation. But picture अभी बाकी है। अब बात आती है उस फूड की जो अनडाइजेस्टेड है या वेस्ट है। This undigested and waste food enters from small intestine to large intestine. Large intestine लंबी नहीं है, उसकी walls बड़ी बड़ी हैं। The holes of large intestine are bigger. That is why it is called large intestine. अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, कोलॉन, रेक्टम एंड एनस। कोलॉन अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब करता है। आप कभी नोट करना, आपके मम्मी पापा बड़ी मेहनत का पैसा कमाते हैं, तो वो उस पैसे के लिए पैसे को बड़ी वैल्यू देते हैं कि पैसा ख़राब ना हो जाए, पैसा वेस्ट ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव हो। ये मम्मी पापा करते हैं इन दी आउटसाइड वर्ल्ड। बॉडी के लिए जो करेंसी है वो वाटर है। बॉडी कहती है यार पानी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में अनडाइजेस्टेड वेस्ट जाता है, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट में से लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो वाटर बॉडी के दोबारा काम आ सकता है। तो वो वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। धीरे धीरे वो वेस्ट दिन भर रेक्टम में स्टोर होता रहता है
धीरे 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 धीरे, और पूरी आपकी एक बॉडी क्लॉक होती है। और जब लगता है बॉडी को कि बहुत सारा वेस्ट स्टोर हो गया है, तो एनस के थ्रू वो वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इट गेट्स एक्सक्रीटेड, नहीं बोलेंगे इजेस्टेड बोलेंगे, एक्सक्रीटेड मत बोलना, इजेस्टेड। इट इज इजेस्टेड आउटसाइड योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, जब तुम सुबह वॉशरूम में जाते हो, यू डू योर शिट, दैट इज दैट पार्ट। सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स गेट्स कंप्लीटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, पूरा नहीं आता तो इसके अंदर का कोई पार्ट आ जाता है, बाइल, पैनक्रियाज, इन सबको ध्यान से देख लेना। सो आई थिंक डाइजेशन फ्रॉम माई साइड इज कंप्लीट। अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, प्लांट्स को भी रोटी मिल गई, एनिमल्स को भी रोटी मिल गई। द बेसिक फूड विच गिव्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ग्लूकोज। ये बात ध्यान से देख लेना, भले ही प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सबको जो बेसिक एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकोज से मिलेगी। गाड़ी में पेट्रोल हो सकता है, गाड़ी डीजल वाली हो सकती है, मगर आपका जो बॉडी का जो फ्यूल है दैट इज़ ग्लूकोज। ये बात याद रख लेना, क्योंकि बॉडी का फ्यूल ग्लूकोज है, तो अब उस ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती, उस ग्लूकोज को टूटना पड़ेगा। जब वो ग्लूकोज धीरे धीरे टूटता है, it gets converted into 6 molecules of carbon dioxide along with 6 molecules of water plus 38 ATP of energy. This process is called respiration and all this takes place in the presence of oxygen. दोबारा इक्वेशन को समझो, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP of energy. What is ATP? ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी। अगर अभी पढ़ाते हुए मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो मेरे अंदर ATP मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, अगर मेरी एनर्जी लो है तो मेरे अंदर ATP मॉलिक्यूल्स कम है, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। व्हाट इज ADP? ADP इज लो एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या समथिंग एल्स, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ATP। सनलाइट शायद मैंने गलत बोल दिया है, तो अब दोबारा से देखते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब तक आप जीवित हो, आपके बॉडी का कोई पार्ट जीवित है, तब तक आपको जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो रेस्पिरेशन होगी। Respiration is the only source of energy through which all the plants and animals survive, live and carry out their life processes. क्या हर बार बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं, अंडर सम केसेस बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, उस केस में जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक बोले तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सबसे पहले बायो का एक ही रूल है, जो पढ़ेंगे पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे फिर एनिमल्स का पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। अब क्या है, लीफ के अंदर स्टार्च है। स्टार्च वो खाना होता है जो वो स्टोर करती है फॉर फ्यूचर यूज, कि भाई कभी सनलाइट नहीं होगी, कभी वाटर नहीं होगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो 24 घंटे मिलेगी, तो पानी नहीं मिला तो ऐसा नहीं प्लांट्स मर जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो 3 से 4 दिन तक भी उन्हें मरने नहीं देता। कई बार आप 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जाओ तो आपके प्लांट्स मुरझा जाते हैं बट मरते नहीं हैं। सो इसे इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी स्टार्च खत्म हो जाए। वो सारी की सारी स्टार्च कब खत्म होगी? जब प्लांट 2 से 3 दिन तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी-स्टार्चिंग। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग ऑल द स्टोर्ड स्टार्च प्रेजेंट इन अ प्लांट। मगर अब ये करें कैसे? बाय कीपिंग द प्लांट इन अ क्लोज्ड डार्क रूम फॉर 3 to 4 days, जहाँ पर उसको कोई सनलाइट नहीं मिलेगी, कोई वाटर नहीं मिलेगा। इस दौरान प्लांट मरेगा नहीं, उसका सारा बैंक बैलेंस मतलब स्टार्च बैलेंस खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सारा का सारा स्टार्च बैलेंस खत्म हो जाएगा, वो लीफ बिल्कुल एनर्जीलेस, फूडलेस हो जाएगी, जस्ट मरने वाली है। ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। थैंक यू।